नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में आपका, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिकर्शन की। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था रिकर्शन के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिकर्शन की। ठीक है, क्योंकि रिकर्शन के बाद में टाइप्स ऑफ रिकर्शन का नंबर आता है, तो अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिकर्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेनली 4 तरीके के रिकर्शन होते हैं। ठीक है, मेनली 4 तरीके के रिकर्शन होते हैं। इसके कुछ और भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके कुछ और भी टाइप्स होते हैं जिनको अलग अलग रिकर्शन की प्रॉपर्टीज के थ्रू कैटेगराइज किया गया है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेनली 4 तरीके के रिकर्शन होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला रिकर्शन का टाइप होता है डायरेक्ट रिकर्शन, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट रिकर्शन, तीसरा है आपका नॉन टेल रिकर्शन और चौथा है आपका टेल रिकर्शन। ठीक है, ये 4 तरीके के रिकर्शन यहाँ पर हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट रिकर्शन की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट रिकर्शन की हमने डेफिनेशन लिखी है, इसको हम पढ़ते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी डायरेक्टली रिकर्सिव इफ इट इज एक्सप्लिसिटली कॉल्स इटसेल्फ। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जो है, अब यहाँ पर समझिए कि रिकर्शन होता कैसे है, मतलब रिकर्शन को हम लोग समझते कैसे हैं कि रिकर्शन कहाँ पर हो रहा है। हमने आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, तो अगर फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को ही कॉल करता है, ठीक है, अगर फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को कॉल करता है, तो इस तरीके की प्रोसेस को हम लोग रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है डायरेक्ट रिकर्शन की, यानी कि डेफिनेशन क्या कह रही है। A function is said to be directly recursive if it is explicitly calls itself। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन एक्सप्लिसिटली खुद को ही कॉल करता है, ठीक है, खुद को ही कॉल करता है, तो इस तरीके के रिकर्शन को हम लोग डायरेक्ट रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि मैंने आपसे कहा कि रिकर्शन तब होगा जब कोई फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को कॉल करेगा। ठीक है, और यहाँ पर डेफिनेशन कह रहे हैं कि डायरेक्ट रिकर्शन तब होगा जब कोई फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को कॉल करेगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट रिकर्शन हुआ जब खुद की बॉडी में खुद को फंक्शन कॉल करेगा, और रिकर्शन की भी यही डेफिनेशन थी कि अगर कोई फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को कॉल करता है तो उसे हम लोग रिकर्शन कहते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये डायरेक्ट रिकर्शन है जिसमें फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को कॉल कर रहा है, तो अब अगर क्या रिकर्शन का कोई ऐसा भी टाइप हो सकता है जिसमें खुद की बॉडी में फंक्शन खुद को कॉल ना करे फिर भी रिकर्शन हो, तो हाँ, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। कोई कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को नहीं भी कॉल करेगा तब भी रिकर्शन होगा। अब वो रिकर्शन कैसे होगा, वो डायरेक्टली ना कॉल करके इनडायरेक्टली कॉल करेगा, वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर इतना समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन है वो खुद की बॉडी में एक्सप्लिसिटली खुद को ही कॉल करता है, तो इस तरीके के रिकर्शन को हम लोग डायरेक्ट रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये एग्जांपल हमने लिखा है, इसके थ्रू आप नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए रिकर्शन हुआ है जो कि डायरेक्ट रिकर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो फंक्शन है FUNC, इसने खुद की बॉडी में खुद को ही कॉल किया है। ठीक है, खुद की बॉडी में खुद को ही कॉल किया है, तो यहाँ पर रिकर्शन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज आपको समझनी चाहिए। मैंने आपको बताया था जब रिकर्शन होता है, ठीक है, जहां पर रिकर्शन होता है वहां पर स्टैक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये FUNC 5 के लिए कॉल हुआ, ठीक है, वैल्यू मतलब n=5 के लिए कॉल हुआ, तो सबसे पहले मान लीजिए F5 के लिए कॉल होगा। ठीक है, F5 के लिए कॉल होगा, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन लगी है इफ n=0। अगर n=0 होता है तो ये n को रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा n और इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करेगा n-1 के लिए। ठीक है, यानी कि ये मतलब कि ये दोबारा से कॉल करेगा इस तरीके से 5 प्लस और F4 के लिए कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब रिकर्शन होता है, तो जैसे ये मतलब कि ये जो फंक्शन था, ये रिकर्सिव फंक्शन था, इसने खुद की बॉडी में खुद को कॉल किया, तो ये रिकर्सिव कॉल हुई। ठीक है, ये रिकर्सिव कॉल हुई, मतलब इसने फिर से खुद को कॉल किया। ठीक है, फिर से खुद को कॉल किया। अब देखिए जब F4 कॉल हुआ, ठीक है, F4 कॉल हुआ, तो F4 कॉल किया गया है F5 के द्वारा। ठीक है, क्योंकि F5 ने F4 को कॉल किया है, तो अब F4 जो वैल्यू वापस करेगा वो F5 को वापस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो पेंडिंग ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे F5 का जो ऑपरेशन है वो पेंडिंग है। ठीक है, F5 का जो ऑपरेशन है वो पेंडिंग है, ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक F4 इसे वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, जब तक F4 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा
तब तक F5 एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि F4 के ऊपर F5 डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेंडिंग ऑपरेशन भी रहते हैं। ठीक है, पेंडिंग ऑपरेशन रहते हैं, ये हमने इसलिए आपको बताया है, ये आपको अभी आगे क्लियर होगा कि हमने ये आपको किस लिए बताया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिकर्सन की बात हुई। अगर खुद की बॉडी में कोई फंक्शन एक्सप्लिसिटली खुद को ही कॉल करता है तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग डायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मतलब जो आपका डायरेक्ट रिकर्सन की डेफिनेशन थी उसके जस्ट अपोजिट इनडायरेक्ट रिकर्सन की डेफिनेशन है। तो अगर कोई फंक्शन एक्सप्लिसिटली खुद की बॉडी में खुद को ही कॉल करता है तो इस तरीके के रिकर्सन को हम लोग डायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। और अगर कोई फंक्शन है जो खुद की बॉडी में खुद को नहीं कॉल करता है, वो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, लेकिन रिकर्सन होने के लिए खुद की बॉडी में खुद को कॉल करना जरूरी है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से खुद को कॉल कर रहा है। ये डायरेक्टली खुद को नहीं कॉल कर रहा है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन हमने लिखी है, अ फंक्शन इज सेड टू बी डायरेक्टली रिकर्सिव, सॉरी इनडायरेक्टली रिकर्सिव इफ इट कंटेन अ कॉल टू अनदर फंक्शन व्हिच अल्टीमेटली कॉल्स इट। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर रिकर्शन हो रहा है लेकिन फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को नहीं कॉल कर रहा है, खुद की बॉडी में तो दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका फंक्शन 1 है। ठीक है, ये आपका फंक्शन 1 है जो अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये अभी तक रिकर्सन नहीं हुआ, लेकिन अगर ये फंक्शन 2 खुद की बॉडी में फंक्शन 1 को कॉल करे, ठीक है, फंक्शन 1 को कॉल करे, तो ये देखिए रिकर्सन बन गया। ठीक है, ये देखिए रिकर्सन बन गया क्योंकि इनडायरेक्टली ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली तो ये खुद को नहीं कॉल कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये खुद को कॉल कर रहा है, तो इस तरीके के रिकर्सन को हम लोग इनडायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फंक्शन जो है ये खुद की बॉडी में खुद को नहीं कॉल कर रहा है, लेकिन ये खुद की बॉडी में ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसकी बॉडी के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के रिकर्सन को हम लोग दोस्तों इनडायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हमने ये जो फंक्शन दोनों बनाए हैं, इनकी सहायता से अगर आप इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपको नेचुरल नंबर का सम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे फंक्शन 1 कॉल हुआ तो अगर n इक्वल टू 0 होता है तो ये हमें n रिटर्न करके देगा, अदरवाइज ये फंक्शन 2 को कॉल करेगा। और जब फंक्शन 2 कॉल होता है तो जो नंबर यहाँ से पास किया जाता है, ठीक है, जो नंबर यहाँ से पास किया जाता है एज आर्ग्यूमेंट, यानी कि एज पैरामीटर जो पास किया जाता है, वही ये फंक्शन 2 में पास कर देता है। और यहाँ पर देखिए फंक्शन 2 क्या करता है, ये रिटर्न क्या करता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये nx बन जाएगा, फिर ये आपको रिटर्न करेगा x और प्लस फंक्शन 1 को दोबारा से कॉल करेगा n-1 करके, यानी कि x-1 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्टली ये फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के रिकर्सन को हम लोग इनडायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम बात करेंगे नॉन टेल रिकर्सन की। ठीक है, नॉन टेल रिकर्सन की बात करते हैं। अब देखिए जो हमने अभी आपको पहले बात बताई थी कि यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑपरेशन रह जाते हैं, अब आपको यहाँ पर लॉजिक क्लियर होगा कि हम आपको पेंडिंग ऑपरेशन वाले लॉजिक क्यों बता रहे थे। ठीक है, यहाँ पर समझिए जरा, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ पेंडिंग ऑपरेशन टू बी परफॉर्म द फंक्शन बिकम्स नॉन टेल रिकर्सिव। ठीक है, अगर यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन रह जाते हैं, ठीक है, अगर कोई पेंडिंग ऑपरेशन रह जाता है तो यहाँ पर इस तरीके के रिकर्सन को हम लोग नॉन टेल रिकर्सन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पेंडिंग ऑपरेशन बचेगा कैसे, जैसे ये आपका मतलब प्रोग्राम है, फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर का सम निकालेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉलिंग कैसे हो रही है। ठीक है, कॉलिंग कैसे हो रही है, मान लीजिए कि n इक्वल टू 5 के लिए हमने इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को हमने n इक्वल टू 5 के लिए कॉल किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 5 पास होगा और यहाँ पर चेक करेगा n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 है नहीं, तो यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन चलेगी और यहाँ पर देखिए ये फंक्शन दोबारा से खुद को कॉल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए n इक्वल टू 5 के लिए कॉल हुआ तो यहाँ पर स्टैक में सबसे पहले आ जाएगा F5। ठीक, F5 आ जाएगा, फिर ये फंक्शन दोबारा से अपने आप को कॉल करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस F4। ठीक है, यानी कि जो F5 वाला फंक्शन है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये खुद को कॉल करेगा लेकिन एक वैल्यू लेस कर देगा। ठीक है, एक वैल्यू लेस कर देगा क्योंकि F5 के लिए कॉल हुआ था, तो ये जब कॉल करेगा तो n-1 कर देगा, यानी कि F4 के लिए कॉल करेगा। ठीक है, मतलब कि F5 जो है वो F4 को कॉल करेगा। ठीक है, इसी तरीके से F4 जो है वो F3 को कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस F3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो F4 है ये F3 को कॉल कर रहा है, जो F5 है ये F4 को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए F5 अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, F5 पेंडिंग में पड़ा हुआ है, F4 पेंडिंग में पड़ा हुआ है, F3 भी पेंडिंग में रहेगा क्योंकि ये कॉल करेगा 3 प्लस F2 को कॉल करेगा। ठीक है, F2 को कॉल करेगा, फिर F2 कॉल करेगा F1 को। ठीक है, और फिर F1 कॉल करेगा F0 को। ठीक है, और यहाँ पर देखिए F0 अब सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, F0 का सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू अगर 0 होगा तो n रिटर्न करेगा और n की जगह पर 0 होगा तो ये आपको 0 रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो F0 है ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है बीच में, ठीक है, सब जगह प्लस है तो 0 + 1 1 हो जाएगा और ये F0 जो है 1 रिटर्न करेगा F1 को। ठीक है, अब देखिए F0 का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो इसने रिटर्न किया F1 को 1, तो F1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये जो इसके पास वैल्यू होगी मतलब 1 और +2 यहाँ पर 3 हो जाएगा तो ये 3 रिटर्न करेगा F2 को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए पेंडिंग ऑपरेशन बचे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन बचे रहते हैं, जैसे ये सारे देखिए पेंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर ये इतने पेंडिंग ऑपरेशन है। तो अगर पेंडिंग ऑपरेशन रहते हैं, ठीक है, अगर पेंडिंग ऑपरेशन रहते हैं या फिर ऐसे आप कह लीजिए कि मान लीजिए कि किसी फंक्शन ने किसी फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, मान लीजिए कि F5 ने F4 को कॉल किया तो यहाँ पर देखिए F5 कॉलर है। ठीक है, F5 कॉलर है तो अगर यहाँ पर कॉलर को वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है, ठीक है, कॉलर को वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑपरेशन जरूर रहा होगा और अगर कॉलर को वैल्यू रिटर्न होती है तो यहाँ पर इस तरीके के रिकर्शन को हम लोग नॉन टेल रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन जो होता है वो पेंडिंग रहता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर ऑपरेशन पेंडिंग रहेगा, ठीक है, अगर ऑपरेशन पेंडिंग रहेगा तो इन सभी ऑपरेशंस को आपको सेव करके रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनको आप लॉस नहीं कर सकते हैं। अगर इनको आप लॉस कर देंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये फंक्शन इसको वैल्यू वापस करेगा, ये फंक्शन इसको वैल्यू, ये फंक्शन इसको वैल्यू वापस करेगा, तब जाके ये प्रोसेस टोटल कंप्लीट होगा। अगर इनमें से एक भी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है तो आपको फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आगे लिखा भी है, in such a non-tail recursive function information about each pending operation must be stored so the amount of the information directly depend on the number of calls। ठीक है, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन सेव करनी पड़ती है और कितनी बार आपको इंफॉर्मेशन सेव करनी पड़ेगी, जितनी बार आपको फंक्शन मतलब जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार आपको इंफॉर्मेशन सेव करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिकर्शन है वो नॉन टेल रिकर्सिव है और यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर पेंडिंग ऑपरेशन रहते हैं या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमें कॉलर को वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है तो इस तरीके की रिकर्शन को हम लोग नॉन टेल रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब रिकर्शन होगा तो यहाँ पर जाहिर से बात है कि कॉलर को वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉलर को वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा भी रिकर्शन हो सकता है, मतलब रिकर्शन को क्या इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि कॉलर को वैल्यू न रिटर्न करनी पड़े। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हमें कॉलर को वैल्यू रिटर्न ना करनी पड़े और रिकर्शन भी हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए इसी तरीके की रिकर्शन को हम लोग टेल रिकर्शन कहेंगे। ठीक है, अगर कॉलर को वैल्यू वापस ना करनी पड़े और आपका रिकर्शन भी हो और आपका फाइनल आंसर भी आ जाए तो इस तरीके के रिकर्शन को हम लोग कहते हैं टेल रिकर्शन। ठीक है, तो अगला टाइप है रिकर्शन का टेल रिकर्शन। ठीक है, तो अब देखिए टेल रिकर्शन की डेफिनेशन को हम लोग करते हैं। अ रिकर्सिव फंक्शन इज सेड टू बी टेल रिकर्सिव इफ नो ऑपरेशन आर पेंडिंग। ठीक है, नो ऑपरेशन आर पेंडिंग टू बी परफॉर्म व्हेन द रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न्स टू इट्स कॉलर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कोई पेंडिंग ऑपरेशन नहीं बचता है जब कॉलर मतलब कि कॉलर को वैल्यू रिटर्न की जाती है, तब कोई पेंडिंग ऑपरेशन नहीं रहता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब हम कॉलर को वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, यानी कि जब F4 हमारा F3 को वैल्यू F4 जब F5 को वैल्यू रिटर्न कर रहा होता था तो यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑपरेशन बचा रहता था। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इससे पहले 4 प्लस यहाँ पर 4 + F3 रहा होगा या फिर 5 + F4 रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए पेंडिंग ऑपरेशन है, F5 को सॉल्व करना पड़ रहा है, यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो वैल्यू अगर रिटर्न करे, ठीक है, वैल्यू अगर रिटर्न करे तो यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, रिटर्न तो करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि कॉलर को रिटर्न करना ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगाया है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए हमने रिटर्न का यूज किया है। ठीक है, तो रिटर्न करेगा। ठीक है, आप ऐसा मत समझिए कि रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन रिटर्न करेगा तो यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं बचता है। ठीक है, और अगर ऑपरेशन नहीं बचता है तो रिटर्न करने मतलब रिटर्न जब करता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रिटर्न करने के बाद अगर कोई ऑपरेशन नहीं होता है तो पता नहीं चलता है कि हाँ रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिटर्न हो रहा है, ऐसा मत आप कहिएगा कि रिटर्न नहीं हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगा हो कि हमने रिटर्न मतलब कि हमने कहा है कि रिटर्न नहीं करेगा, तो हम आपको फिर से बता रहे हैं कि रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न लगा हुआ है ना, तो रिटर्न तो करेगा, लेकिन अगर कोई ऑपरेशन नहीं बचा हुआ परफॉर्म करने के लिए तो रिटर्न टाइम नहीं लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, लगेगा कि रिटर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो
फंक्शन पेंडिंग ऑपरेशन नहीं बचेंगे, ठीक है, पेंडिंग ऑपरेशन नहीं बचेंगे जब जो है कॉलर को वैल्यू रिटर्न की जाएगी, ठीक है। जब रिटर्न होगा मतलब जब ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, क्योंकि रिटर्न तो करेगा क्योंकि रिकर्शन हो रहा है, तो रिटर्न करेगा, कोई ऑपरेशन नहीं बचेगा, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन नहीं है, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पर रिटर्न ही वैल्यू नहीं की गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके की रिकर्शन को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जिसको हम लोग टेल रिकर्शन कहते हैं। यहाँ पर इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने सिंपल फंक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि आप 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो इस फंक्शन को आपने कॉल किया, यहाँ पर n=5 आपने पास किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप n=5 पास करते हैं तो ये देखिए फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है ये दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। अभी यहाँ पर रिकर्शन नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रिकर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि हम तब तक रिकर्शन नहीं कहेंगे जब तक मान लीजिए कि ये फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, अगर इसकी बॉडी में ये फंक्शन फिर से कॉल होता है तब हम कहेंगे रिकर्शन हो रहा है, वो इनडायरेक्ट रिकर्शन होगा। अब हम देखते हैं क्या फंक्शन 1 की बॉडी में फंक्शन ये वाला मतलब कि फैक्ट 1 की बॉडी में क्या फैक्ट को कॉल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए फैक्ट 1 की बॉडी में फैक्ट को कॉल नहीं किया गया है, यहाँ पर फैक्ट 1 की बॉडी में फैक्ट 1 को ही कॉल किया गया है, तो इस फंक्शन में रिकर्शन हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन में रिकर्शन हुआ है, इस फंक्शन में रिकर्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिकर्शन किस तरीके से हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे आपकी पेंडिंग ऑपरेशन नहीं बचेगा, ठीक है, पेंडिंग ऑपरेशन नहीं बचेगा, मतलब जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब जब रिटर्न ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन कोई नहीं बचेगा, ठीक है, जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो पेंडिंग ऑपरेशन नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए आपने f5 मतलब कि n=5 के लिए फैक्ट को कॉल किया, तो इसने क्या किया, इसने एक ऐसे फंक्शन को कॉल किया जिसमें 2 वैल्यूज रखी, और यहाँ पर n की जगह पर इसने 5 पास किया, और एक और वैल्यू यहाँ से पास की है 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n में 5 स्टोर हो गया है और RES में 1 स्टोर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली बार जब ये कॉल हुआ तो मान लीजिए कि ये 5 और 1 के लिए कॉल हुआ, ठीक है, 5 और 1 के लिए कॉल हुआ। अब यहाँ पर देखिए हमने चेक किया इफ n=1, तो n=1 नहीं है क्योंकि n=5 है, तो ये क्या होगा, ये रिटर्न करेगा, यानी कि रिकर्शन होगा, ये फिर से खुद को कॉल करेगा, ठीक है, ये फिर से खुद को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉल कैसे कर रहा है, फैक्ट n-1, ठीक है, खुद को कॉल कर रहा है, फैक्ट 1 है यहाँ पर, तो n-1 है तो ये हो जाएगा f4, और यहाँ पर देखिए n इंटू RES हो गया, ठीक है, n इंटू RES हो गया है, तो इस समय n था 5 और RES था 1, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम अगली बार इसको चेक करेंगे, ठीक है, अगली बार इसको चेक करेंगे, तो n=1 हमने चेक किया, तो यहाँ पर 4 है, तो फिर से ये रिकर्शन होगा, मतलब कि ये फिर से खुद के बॉडी में खुद को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा f3, और फिर से यहाँ पर देखिए क्या होगा n इंटू RES, तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू है 4 और RES की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से इसको कॉल करते हैं, तो ये दोबारा से अपने आप को कॉल करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक है। और फिर से अपने आप को कॉल करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 120, और फिर से अपने आप को कॉल करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0 क्योंकि n-1 करेगा तो 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो अच्छा 0 पर नहीं, यहाँ पर 1 पर ही रिटर्न कर देगा, तो ये 1 होगा तो ये रिटर्न करेगा। और यहाँ पर देखिए जब ये इसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जब ये रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर देखिए कोई पेंडिंग ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, पेंडिंग ऑपरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा था, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा था, मतलब कि जब हम ऐसे करते थे 4 + f3, ठीक है, 4 + f3, तो जब ये f2 वैल्यू रिटर्न करता था तो f2 जब वैल्यू जो भी रिटर्न करता था वो f3 बन जाती थी, मतलब जैसे यहाँ पर था 1 + f2, और मान लीजिए कि f2 के पास 2 था तो ये 3 हो जाता, 3 रिटर्न करता है f3 को, तो यहाँ पर f3 की जगह पर 3 आ जाता, उसके बाद में 4 इसमें ऐड होता तो ये 7 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पेंडिंग ऑपरेशन रहता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए पेंडिंग ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, पेंडिंग ऑपरेशन नहीं है। ये 120 वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर कोई पेंडिंग ऑपरेशन नहीं है, तो ये इसको फटाक से वैल्यू रिटर्न करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पेंडिंग ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के रिकर्शन को दोस्तों हम लोग कहते हैं टेल रिकर्शन, जिसमें पेंडिंग ऑपरेशन नहीं रहते हैं। कब पेंडिंग ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जब कॉलर जो है वो रिटर्न कर रहा हो, ठीक है, जब कॉलर रिटर्न करे तो यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब ये वाला फंक्शन जब इसको रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई पेंडिंग ऑपरेशन नहीं है। इसी तरीके से ये जब इसको रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर भी पेंडिंग ऑपरेशन नहीं है, तो यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन नहीं है, तो मतलब टाइम कम लग रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इन सभी प्रोसेस को स्टोर करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक
ठीक है, यहाँ पर देखिए इन सब को स्टोर करने का आपको जरूरत नहीं, ठीक है, इन सब को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो है 120 यहीं पर है, ठीक है, आपका आंसर जो 120 है यहीं पर है। अगर आप इनको ना स्टोर करें, ठीक है, अगर आप इनको ना स्टोर करें तब भी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, सिर्फ आपको इस RES को सेव करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 पैरामीटर है, ठीक है, 2 पैरामीटर है n और RES, और यहाँ पर देखिए जितनी बार ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है, जितनी बार ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए n भी सेव है और RES भी सेव है। तो यहाँ पर देखिए जो RES है, ठीक है, फाइनल बार जब फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो यहाँ पर जो RES की वैल्यू है वही आपका आंसर है, ठीक है, वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी चीजों को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एक तो यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन नहीं है, दूसरे यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीजें स्टोर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल आपको 2 चीजें स्टोर करने की जरूरत थी, एक तो n, दूसरा RES, और वो तो स्टोर रहेगा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर में n और RES है, ठीक है, n और RES है, तो यहाँ पर ये स्टोर रहेंगे। यहाँ पर इतने ऑपरेशन आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के दोस्तों रिकर्शन को हम लोग कहते हैं टेल रिकर्शन, ठीक है। अगर आपको दोस्तों कुछ कंफ्यूजन हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप रिवर्स करिए और आप दोबारा से देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स और वहां पर ये सारी चीजें हम आपको जल्दी से करके मतलब रन करके भी दिखा देते हैं, ताकि अगर कोई आपके पास डाउट होता है तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन थे, ठीक है, ये चारों फंक्शन जो हमने समझाए थे आपको, डायरेक्ट रिकर्सन के लिए, इनडायरेक्ट रिकर्सन के लिए और नॉन टेल रिकर्सन, टेल रिकर्सन के लिए, इन चारों को हम आपको एक बार रन करके दिखा देते हैं ताकि अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला फंक्शन था डायरेक्ट रिकर्सन का, ठीक है, डायरेक्ट रिकर्सन का फंक्शन था। यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है ये खुद की बॉडी में खुद को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रिकर्सन हो रहा है। अब ये निकालेगा नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, ये निकालेगा नेचुरल नंबर का सम। तो यहाँ पर देखिए मेन में हम क्या करेंगे, एक एक फंक्शन को बारी बारी से कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने फंक्शन 1 को कॉल किया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो FUNC को कॉल करते हैं, ये हमें नेचुरल नंबर का सम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए FUNC को हमने कॉल किया। अब ये आपसे इंटर द नंबर ऑफ टर्म पूछेगा, जितने मतलब कि अगर आप 5 एंटर करेंगे तो 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स का सम आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, स्कैन किया है, फिर इस फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको सम में हमने स्टोर किया है और उसके बाद इसको हमने प्रिंट करा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम रन करते हैं। देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया है दोस्तों। अब ये कह रहा है इंटर द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 3 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल द सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इज 6, ठीक है। तो 3 नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो 6 है। तो मतलब कि ये जो पहला फंक्शन है जिसको हम लोग डायरेक्ट रिकर्सन कह रहे थे वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका दूसरा फंक्शन है, ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपका फंक्शन है इसकी बॉडी में हमने इसको कॉल किया है और फंक्शन 2 की बॉडी में हमने फंक्शन 1 को कॉल किया है। तो यहाँ पर देखिए ये इनडायरेक्ट रिकर्सन हो रहा है, तो हम यहाँ पर फंक्शन 1 को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं फंक्शन 1, ठीक है, और ये भी नेचुरल नंबर का सम ही निकाल रहा है, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर का सम ही निकाल रहा है। तो इसको हम दोबारा से रन करते हैं तो अभी भी हमें सेम आंसर मिलेगा, लेकिन ये जो होगा, लेकिन ये फंक्शन 1 के थ्रू निकलेगा जिसको हम लोग इनडायरेक्ट रिकर्सन कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पर इसके थ्रू हमें नेचुरल नंबर का सम मिलेगा। अब देखिए इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पर F9 हम प्रेस करेंगे तो ये रन होगा। अब ये कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पर हमने दे दिया 3। अब यहाँ पर देखिए अभी भी आपको 6 मिल रहा है, ठीक है, अभी आपको 6 मिल रहा है, मतलब करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगले फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो यहाँ पर ये आपका है फैक्ट, ठीक है, ये आपका फैक्ट है जो फैक्टोरियल निकाल रहा है। अब यहाँ पर देखिए नॉन टेल रिकर्सन है, ठीक है, ये आपका नॉन टेल रिकर्सन है क्योंकि यहाँ पर देखिए पेंडिंग ऑपरेशन रहेगा, ठीक है, पेंडिंग ऑपरेशन रहेगा क्योंकि जब ये फैक्ट के बॉडी में फैक्ट को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसने फैक्ट 5 को सबसे पहले कॉल किया, तो जब फैक्ट 4 को कॉल करेगा तो 5 इंटू F4 रहेगा, ठीक है, 5 इंटू F4 रहेगा। जब F3 को कॉल करेगा तो 4 इंटू F3 रहेगा। तो यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन रहेगा, जब वैल्यू रिटर्न की जाएगी तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन जो होगा वो पेंडिंग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर एक स्टेप पर स्टोर करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं स्टोर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आंसर होगा वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कॉल करते हैं, हालांकि हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको बनाकर एक बार दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा से कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हम नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हम नहीं चेंज कर रहे हैं, इंटर द नंबर ऑफ सम, ठीक है, इंटर द नंबर ऑफ टर्म ये हम नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको मांगेगा इंटर द नंबर ऑफ टर्म,
लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने लॉजिक चेंज कर दिया है, हमने फैक्ट को कॉल किया है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल ही निकलेगा। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम रन करते हैं। देखिए आपको प्रोग्राम रन हो गया है। यहाँ पर अगर हम 5 एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 का फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 का फैक्टोरियल 120 मिला है। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि ये एंटर द नंबर ऑफ टर्म, ये हमने चेंज नहीं किया है, आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी प्रोग्राम मतलब कि ये भी जो आपका फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसको हम लोग नॉन टेल रिकर्सन कहेंगे। अब देखिए इन दोनों फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नॉन टेल रिकर्सन कह रहे हैं, सॉरी टेल रिकर्सन कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फैक्ट लिखा है लेकिन एफ यहाँ पर स्मॉल है। ठीक है, एफ यहाँ पर स्मॉल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ को स्मॉल कर देंगे। ठीक है, तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मतलब कि ये दोनों फंक्शन कॉल होंगे जिसमें टेल रिकर्सन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम रन करते हैं, तो F9 हमने प्रेस किया, अब ये रन हो रहा है। अब ये एंटर द नंबर ऑफ टर्म कह रहा है, हमने 5 एंटर किया, तो यहाँ पर देखिए 120 आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ रिकर्सन मतलब कि कितने टाइप के रिकर्सन होते हैं। 4 टाइप के रिकर्सन होते हैं, डायरेक्ट रिकर्सन, इनडायरेक्ट रिकर्सन, नॉन टेल रिकर्सन और टेल रिकर्सन। ठीक है, तो आशा है दोस्तों इन चारों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।